नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए जैसे कि हम मॉडल पेपर करा रहे हैं, तो इसी मॉडल पेपर नंबर 13 के इससे पहले हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी मॉडल पेपर 13 के पर्यावरण यानी कि ईवीएस के 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 121 से। प्रश्न आपका है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका इनमें से निम्नलिखित जो कारण दे रखे हैं उनमें से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे आपको यहाँ पर चुनना है। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है प्रश्न जो है वो शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और चौथा कह रहा है प्रश्न प्रकरण जो है, जो टॉपिक है, उसको संदर्भ परक बनाने में मदद करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कि शिक्षार्थियों का जो चिंतन है वो सीमित किया जा सकता है, ये यहाँ पर जो है वो सही होगा। रीजन क्यों होगा ये गलत का? क्योंकि जब अलग अलग संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं तो शिक्षार्थियों का चिंतन विस्तृत होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से वे सोचते हैं, ना कि सीमित। तो यहाँ पर चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो ये सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण में आएगा। अगला प्रश्न आपका है 122 कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतियोगी जो है उनकी सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार ही समूह बनाएं, या केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। कौन सा सही होगा? तो पहला वाला सही होगा कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को ये चाहिए कि सभी प्रतियोगी की सहभागिता उसमें हो, सहयोग उसमें हो, और यही जो है वो सुनिश्चित करना आपका सही होगा। 123 प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। राइबोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में? बताइए। तो राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया में से प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। किसमें होता है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें जो है वो होता है। यही आपका सही हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 124 कह रहा है कि डैश वो कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो कोशिका अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है या न्यूक्लियस है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है वो कोशिकांग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो कहते हैं। इसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया जो इसकी खोज की तो 1880 में 1880 में कोलिकर जो है उनके द्वारा जो है वो की गई थी। कोलिकर के द्वारा की गई थी 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। 125 प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या छत्तीसगढ़ में है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। काफी बार ट्रिक से मैंने आपको बताया है, बांदी से बूंदी याद रख सकते हैं और कर्नाटक में नाटक से जोड़ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यानी कि कर्नाटक जो है वो सही होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। जम्मू कश्मीर का आपका पूछा जाता है तो दाची गांव पूछ लिया जाता है। वैसे याद आपको सभी होने चाहिए। अगला देखते हैं आपका 126 प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो क्या है? आंसर की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी और यह कह सकते हैं सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उससे या उसकी ये जो सभ्यता है उसमें आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, या प्रथम स्थल का भी वहीं से पता चलता है। इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता।
127 प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के प्रति निम्नलिखित का समर्थन कौन जो है वो नहीं करती है? बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे जो हैं वो कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले या बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन के प्रति समर्थन आप नहीं करेंगे? तो देखिए, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बिल्कुल सही है। पर बच्चे कम गलतियां करें, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि ये तो आप कह सकते हैं गलतियों से बच्चे सीखते हैं, तो ये कह सकते हैं, और दूसरा है कि गलती एक स्वाभाविक सी चीज़ है, तो उसमें आपका कोई जोर नहीं है। अगला 128 प्रश्न आपका है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष या 5? वैसे यहाँ पर ऑप्शन में अगर 6 वर्ष होता तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ आप होते। 5 और 6 में ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। यहाँ पर तो 5 ही एक ऑप्शन ही है और 6 के तो नज़दीक कोई है नहीं। तो आंसर आपका 5 वर्ष यहाँ पर जो है वो सही होगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इनको राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 129 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार जो है वो पाया गया है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। और ये जो स्नानागार है इसका प्रयोग संभवतः ऐसा माना जाता है कि धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए जो है वो किया जाता था। तो कहाँ पर? मोहनजोदड़ो जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 130 प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से जो है वो उपलब्ध होने वाला संसाधन है या फिर इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो बताइए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो क्यों है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सस्ता संसाधन तो सीधे नेगेटिव है, आसानी से उपलब्ध होने वाला तो बिल्कुल नहीं है, समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति वाला तो ऑप्शन पहले ही काट देंगे। पहला वाला ही यहाँ पर सही है, यह वास्तविक जो स्थितियाँ हैं उसमें सीखने के अवसर जो है वो उपलब्ध कराता है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 131 प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो आपके आते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, और यहाँ पर अनुच्छेद 41 ही पूछा गया है जो कि 36 से 51 के बीच में आता है। तो आपका राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत यानी कि बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 132 कि गुजरात नहीं, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में कौन सी नदी नहीं पड़ेगी? नर्मदा, गोदावरी, गंगा या फिर कृष्णा? नदियों के बारे में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में मुख्य रूप से, तो बताइए कौन सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गंगा नदी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के उत्तर और पूर्व के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और व्यक्ति जो है इसको जाना है दक्षिण में, तो मध्य प्रदेश ने नर्मदा, और महाराष्ट्र में आपकी गोदावरी और आंध्र प्रदेश में आपकी कृष्णा नदी, यही तीनों नदियां पड़ेंगी, पर गंगा नदी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आपका आंसर यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 133 प्रश्न है, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, भारत? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा?
आंसर की बात करते हैं तो विश्व में अमरूद के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत, चाइना, केन्या, थाईलैंड और इंडोनेशिया हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है वो अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आपका ऑप्शन भारत यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अच्छा, भारत के अंतर्गत भी मैंने बता दिया है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो करता है। 134 प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से डंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय में थे वे तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति। बताइए जाकिर हुसैन जो है वो क्या थे? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका कार्यकाल चला था 1967 से 1969 तक। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी थी जो कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में पढ़ाई भी जाती हैं। 135 प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कच्चा आम, अचार, आलू के चिप्स, दूध का पनीर, सेब का जैम। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कच्चा आम जो होता है उसको सुखाकर अचार बना लिया जाता है, तो ये खाद्य संरक्षण हो जाता है, सालों तक आपका अचार चलता है। आलू से चिप्स बना लिए जाते हैं तो ये भी चिप्स आपके जल्दी खराब नहीं होते हैं। और दूध से जो पनीर बनाया जाता है ये आपका खराब हो जाएगा, पनीर अभी धरे रहें 10 दिन तो महकने लगेगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर खाद्य संरक्षण के जोड़े में नहीं आएगा। सेब से जैम बनाया जाता है ये आपका जो है वो सही है, पर दूध से पनीर बनाया जाता है ये आपका गलत है। अगला 136 प्रश्न है, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है निचले की मंजिल में कोई खिड़की नहीं। दूसरा कह रहा है पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें। तीसरा कह रहा है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। चौथा कह रहा है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और अगला पांचवा कह रहा है लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई जो विशेषताएं हैं उनमें से कौन कौन सी पाई जाती हैं? ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई या ए डी ई। तो इस तरीके से इन पाँचों में से आपको छाँटना है कौन-कौन सी होंगी। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन-सा सही होगा? तो डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि ए, डी और ई ये जो है आपकी सही हैं। बी और सी आपका यहाँ पर विशेषता जो है वो नहीं आएगा। ये आपको ए, डी और ई वाली जो विशेषताएँ हैं वो याद रखनी है, ये तीनों। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है 137 कि किसमें फूल ना लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जड़ें होती हैं? मोसेस, एनियोस्पर्म्स, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। इसमें फूल ना लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जड़ें होती हैं। आंसर की बात करते हैं तो फर्न्स आपका जो है सही होगा। ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते हैं, बीजाणु होते हैं और जड़ें जो है वो होती हैं। ये इनकी विशेषता होती है। 138 प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष? कौन सा इनमें से सही होगा? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर जो विधायी कार्य होते हैं उनमें भी हिस्सा लेता है। और भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री वेंकैया नायडू। 5 अगस्त 2017 को जो है वो चुने गए थे। आप उनका समय भी याद रख सकते हैं। 139 प्रश्न है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, जहां वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चीड़, नारियल, सेब, लीची। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन नारियल जो है वो बिल्कुल सही होगा। केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। नारियल के वृक्ष अत्यधिक ऊंचाई वाले भी होते हैं। तो यही रेहाना ने जो वृक्ष हैं वो आपके देखे। अगला देखते हैं आपका 140 प्रश्न, गेहूं एक जो है वो क्या है? बेल है, औषधि है, झाड़ी है या वृक्ष है? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि गेहूं एक जो है वो औषधि होती है। और गेहूँ से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, गेहूँ के दाने
और जो दाने होते हैं उनको पीस कर प्राप्त आटा, रोटी, ब्रेड, कुकीज़, केक, दलिया, पास्ता, सेवई, नूडल्स आदि सभी चीज़ें बनाने में यूज़ की जाती हैं। और जो गेहूँ है उसकी एक सीमित मात्रा को पशुओं के चारे के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो वैसे अगर टाइप्स में रखेंगे तो गेहूँ एक औषधि में आप रख सकते हैं। 141 प्रश्न है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? कलमकारी और पंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम या कलमकारी और चंदेरी? आंसर की बात करते हैं तो पोचमपल्ली और कलमकारी जो है आपका सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो वस्त्रों पर कारीगरी की जाती है, उसे कहते हैं पोचमपल्ली। और जो आपका यहाँ पर केवल पोचमपल्ली नहीं और कलमकारी भी। और साथ ही साथ जो बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, इससे ज़रूर जोड़कर ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में ये दोनों जो है डिज़ाइन की जो साड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो 42 प्रश्न है आपका, तो आपको बताना है साँप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आप रखेंगे? मत्स्य, जल, स्थलचर या सरीसृप या पक्षी? तो कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सरीसृप जो है वो सही हो जाएगा। साँप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सब सरीसृप श्रेणी में आएँगे। 143 प्रश्न है, एक तरफ मेले दे रखे हैं, एक तरफ आयोजन स्थान दे रखा है और आपको सही मिलान करते हुए ऑप्शन बताना है। बटेश्वर मेला, देवा, हरिदास जयंती और नौचंदी। जिसमें बटेश्वर और नौचंदी मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है। तो बताइए सही मिलान करते हुए कौन-सा किससे मैच होगा? और नीचे ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। आंसर की बात चलिए करते हैं सबसे पहले, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही होगा, नहीं 3, 1, 4, 2 ये क्रम चलेगा। तो बटेश्वर आपका जो है वो आगरा में लगता है और नौचंदी जो है आपका वो ये लास्ट वाला आपका नौचंदी ये मेरठ से मैच हो जाएगा। तो देखिए ए का थर्ड, डी का सेकंड, ए का थर्ड, डी का सेकंड, बाकी बी जो है आपका 1 में आ जाएगा। यानी कि देवा जो है वो आपका बाराबंकी में लगता है और हरिदास जयंती जो है आपका ये वृंदावन इससे मैच हो जाएगा। इस तरीके से आपका सारे ऑप्शन मैच होंगे। ये देवा मतलब देवा शरीफ वाला जो है वही यहाँ पर बात की गई। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 144 प्रश्न, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, या बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी? तो आप क्या कहेंगे बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बर्फ की जो दीवारें होती है ना वो उनके बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ये रीज़न होता है। तो इग्लू जो है इनका निर्माण बर्फ से इसलिए एस्किमो जाति के जो लोग हैं वो करते हैं। 145 प्रश्न है, कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, या जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा कि जड़ें जो होती हैं वो भोजन का भंडारण जो है वो करती हैं। बरगद के पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो भोजन का भंडारण जो है वो आप कहेंगे नहीं करती, क्योंकि प्रश्न यही तो पूछ रहा था कि बरगद के पेड़ों की जो जड़ें हैं उनकी विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के भीतर होती हैं, पेड़ की जो टहनी होती है उसे नीचे भी लटकती हैं और बरगद को खंभों की तरह सहायता भी जो है वो प्रदान करती हैं। तो बाकी सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है वो सही हैं। डी वाला यहाँ पर गलत है। 146 प्रश्न, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहले से पाठ योजना तैयार करना, या फिर कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना? सी ऑप्शन तो बेकार है। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। बात हो रही है एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो है उसके रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो क्या होगी? पाठ योजना तैयार करना भी एक प्राथमिकता है, पर सबसे पहले की बात की गई है। तो बाकी आपका पाठ योजना वाला ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा।
कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान बाद में की जाएगी, पर उससे भी पहले किया जाएगा शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो सबसे पहले नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में हो जाएगा। 147 प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं या सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध कर पोषण कर सकती हैं। कौन सा इनमें से सही होगा? ए और बी, ए बी डी, केवल सी या फिर केवल बी। इस तरीके से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या ये नहीं होगा। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और जो कहानियां हैं, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आंसर अगर आप जाएंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा। ए, बी और डी यानी कि सृजनात्मकता वाला सही है, संदर्भित अधिगम परिवेश वाला सही है और बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, ये वाला आपका सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, जो कि आपका है 148 कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ जो है वो पाते हैं? पाठ्यपुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर या समाचार पत्र। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? ईंधन के संरक्षण टॉपिक को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे समाचार पत्र के माध्यम से शिक्षा देना, क्योंकि इससे प्रत्येक बच्चा आसानी से पर्यावरण के जो टॉपिक है उसको भी समझ लेगा और ईंधन का जो संरक्षण प्रकरण है वो भी जो है उसका क्लियर होगा। 149 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने जो कार्य पत्रक हैं, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फ़ोल्डर में जो है वो डाल दें। तो ये जो फ़ोल्डर हैं, इनको क्या जो है वो कहा जा सकता है, वो यहाँ पर पूछा गया है और ये लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, वो हम आपसे जो है वो पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इन फ़ोल्डरों को क्या कहा जाता है? घटना, वृत्तांत, अभिलेख, पोर्टफ़ोलियो, दत्त कार्य या परियोजना कार्य। आंसर की बात करते हैं तो इन्हें पोर्टफ़ोलियो के नाम से जाना जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब लास्ट वाला प्रश्न एक आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो 150 वाला प्रश्न आपके लिए है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन-सी है? ए ऑप्शन है घाघरा नहर, बी ऑप्शन है केन नहर, सी ऑप्शन है निचली गंगा नहर और डी ऑप्शन है शारदा नहर। इन चारों में से कौन-सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।